गांव की ईमानदार ढाबे वाली। पकड़ अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। जब से हमारे घर में आई है तब से हमारी खुशियों को आग लगा दी है तूने। मामी मुझे घर से मत निकालिए। इस दुनिया में अब आपके मामा जी और मेरे छोटे भाई बहनों के अलावा मेरे कोई नहीं है। माँ पिता थे वो पिछले साल ही गुजर गए। तभी तो कह रही हूँ कि तू भी अपने माँ बाप के पास चली जा, क्योंकि जब से तू आई है ना मेरे घर में कलेश होने लग गया है। तू खुशियों की जड़ नहीं बल्कि कलेश की जड़ है। मेरा पति जो पहले हर बात मेरी सुनता था, लेकिन आज वो तेरे पीछे मुझसे लड़ता है और मेरे बच्चों पर गुस्सा उतारता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरे चेहरे पर खुशी रहे। लेकिन अब और नहीं, मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दफा हो जा यहाँ से। इतना बोलकर शकुंतला अब अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। तो वहीं माया बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है और अपना सामान उठाकर अपने पुराने घर यानी अपने माता पिता के घर की ओर निकल पड़ती है। बेचारी माया के पास ना तो पैसे थे और ना ही खाने का ठिकाना। अगर उसके पास कुछ था तो उसके माँ बाप का वो पुराना घर, जिसको उसने साल भर पहले ये सोचकर छोड़ दिया था कि उसके मामा उसकी परवरिश करेंगे। हालांकि वो अब बच्ची नहीं थी, लेकिन एक अकेली लड़की होने के नाते उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। बेचारी अब अपने माँ पिता के घर पहुँचती है, जहाँ वो घर पर ताला लगा देखकर बाहर ही बैठ जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, घर पर ताला लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक काम करती उस ताले को तोड़ देती हूँ। इतना बोलकर माया अब घर में लगे ताले को एक बड़े से पत्थर से तोड़ देती है। वो घर में जैसे ही जाती है तो उसे अपने माँ पिता की याद आने लगती है। वो सोचती है कि किस तरह वो अपने माँ और अपने पिता के साथ मस्ती किया करती थी। उसका वो खुशहाल जीवन एक पल में अंधेरी काली नगरी में बदल गया था, क्योंकि साल भर पहले एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता का देहांत हो गया था। माया अब अपने घर की लाइट जलाती है और अपने घर की अच्छे से सफाई करती है। अगली सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो उठकर अपनी माँ की पुरानी संदूक टटोलती है। उसे वहां एक छोटी सी पोटली में 500 रुपए मिलते हैं। लगता है माँ ने ये पैसे किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे थे। आज सच में बुरा वक्त ही तो है। घर में राशन का एक दाना नहीं है और पेट भूख से जल रहा है। इन 500 रुपयों से मैं कुछ दिन का राशन तो ले आऊंगी, पर उसके बाद क्या होगा? मुझे कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो पेट नहीं भरेगा। माया बाजार जाती है और थोड़ा आटा, दाल और मसाला खरीद लेती है। घर लौटते समय उसकी नजर अपने घर के बाहर से गुजरने वाले बड़े हाईवे पर पड़ती है, जहां से सैकड़ों ट्रक गुजर रहे होते हैं। ये सड़क तो शहर को जोड़ती है। यहाँ दिन रात गाड़ियां चलती हैं, लेकिन आसपास कोई अच्छा ढाबा या दुकान नहीं है। माँ हमेशा कहती थी कि मेरे हाथ के खाने में जादू है। क्यों ना मैं यहीं सड़क किनारे एक छोटा सा चूल्हा जला लूं। ट्रक वाले भाइयों को घर जैसा सादा खाना मिल जाएगा और मेरी रोजी रोटी भी चल जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर माया अब ऐसा ही करती है और सूखी लकड़ियां बिनने के लिए पास के जंगल की तरफ निकल पड़ती है। अगर सूरज ढलने से पहले लकड़ियां नहीं मिली तो चूल्हा नहीं जलेगा। ओस की वजह से सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। ये कटीली झाड़ियां मेरे हाथों में चुभ रही हैं, पर मुझे रुकना नहीं है। अगले दिन एक बार फिर माया उस हाईवे पर जाती है और सड़क किनारे वो मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है और एक त्रिपाल लेकर चारों तरफ लकड़ी में बांध देती है, जिससे पन्नी की छत बन जाती है। अब जब ट्रक और गाड़ी वाले हाईवे के किनारे खाना देखते हैं तो कई लोग रुक रुक कर माया के हाथों का खाना खाने लगते हैं और इस तरह आज पहले ही दिन में माया की अच्छी कमाई हो जाती है। तभी वहाँ एक ट्रक ड्राइवर आता है और माया से कहता है, बहन, तुम्हारे हाथ का खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुम्हारे यहाँ बैठने की जगह नहीं है। अगर यहाँ बैठने की जगह हो जाए तो सच बता रहा हूँ, तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी। तुम अपने परिवार वालों को क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारी मदद कर दें? परिवार? भाई साहब, मेरा तो परिवार है ही नहीं। माँ पिता भी पिछले साल गुजर गए। साल भर मामा मामी ने मुझे पाला, लेकिन अब तो उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। जितना मुझसे बन पड़ा मैंने उतना किया। बाकी आपने मुझे ये सलाह दी कि मुझे यहाँ बैठने के लिए कुछ रखना चाहिए, उसके लिए धन्यवाद। माया की बात सुनकर ड्राइवर कुछ नहीं बोलता और अपना खाना खत्म करके वहाँ से चला जाता है। तो वहीं माया भी अब ठान लेती है कि वो अपने ग्राहकों के बैठने का इंतजाम करेगी। अगले दिन जब वो बाजार जाती है तो उसकी नजर एक दुकानदार पर पड़ती है, जहाँ उसकी दुकान के पास कुछ टायर्स रखे हुए थे, जिसे देख माया दुकानदार से कहती है, काका, क्या मैं ये 2 पुराने टायर और ये लकड़ी का बक्सा ले जा सकती हूँ? आपके तो ये किसी काम के नहीं है, पर मेरे ढाबे पर बैठने के काम आ जाएंगे। ले जा बेटी, वैसे भी ये कचरा ही है।
पर इतनी दूर तू इन्हें उठाकर कैसे ले जाएगी? बहुत भारी है ये। कोई बात नहीं काका, मैं घसीट कर ले जाऊंगी, बस आप मना मत करिएगा। माया एक रस्सी से उन टायरों को बांधती है और अपने कंधे पर डालकर उन्हें घसीटने लगती है। जैसे तैसे वो घर के पास पहुंचती है और अपने हाथों को देखकर कहती है, हाथ छिल गए हैं रस्सी से, पर बस थोड़ा सा और, घर पास ही है। अगर आज मैंने ये बैठने की जगह बना ली तो मुसाफिरों को आराम मिलेगा। लोग तभी रुकेंगे जब उन्हें बैठने की जगह मिलेगी। हिम्मत मत हार माया, बस थोड़ी दूर और। माया घर पहुंचती है। कुछ देर बाद वो खाना बनाकर तैयार कर देती है और अपने पड़ोस में से एक लड़के की हेल्प लेती है। वो लड़का हाईवे पर उसका सारा सामान पहुंचा देता है और इस तरह माया ईंटों के ऊपर लकड़ी का फट्टा रखकर टेबल बनाती है और टायरों को साफ करके उनके ऊपर बोरी बिछा देती है ताकि वो बैठने लायक बन जाए। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब बस कोई रुक जाए। माया सड़क किनारे खड़ी होती है, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ब्रेक मारता हुआ वहाँ रुकता है। ओ छोरी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है? और ये टायर बैठने के लिए रखे हैं क्या? जुगाड़ तो अच्छा किया है तूने। जी भैया, आइए बैठिए। आलू की ताजी सब्जी और गरम रोटियां हैं। पानी भी मटके का एकदम ठंडा है। आप हाथ धो लीजिए, मैं अभी थाली लगाती हूँ। चल लगा दे, पर देख मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी परोसना। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर को खाना परोसती है, तभी वहाँ 2 और ट्रक आकर रुक जाते हैं। अरे भाई, यहाँ क्या खा रहे हो? हमें भी बताओ, हम भी भूखे मर रहे हैं भाई। अरे आओ आओ, इस बिटिया ने क्या लाजवाब सब्जी बनाई है, और देख बैठने के लिए टायर भी रखे, बिल्कुल घर जैसा माहौल है। अचानक ढाबे पर 3-4 लोग हो जाते हैं। माया घबरा जाती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं। सभी लोग खाना खाकर खुश हो जाते हैं। मजा आ गया बहन, ये लो 40 रुपए, खाना बहुत बढ़िया था। अगली बार आऊंगा तो चाय भी पिलाना। जरूर भैया, अगली बार आपको चाय भी मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते ही देखते अब सभी ड्राइवर वहाँ से चले जाते हैं और दोपहर तक माया के पास 150 रुपए जमा हो जाते हैं। आज 150 रुपए कमाए। अब मैं कल के लिए थोड़ा ज्यादा सामान ला सकती हूँ और शायद एक पुरानी केतली और कुछ गिलास भी खरीद लूं ताकि चाय शुरू कर सकूं। धीरे ही धीरे सही, पर मेरा ढाबा अब खड़ा हो रहा है। इस तरह माया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब माया का हाथ अपने ढाबे पर जम जाता है। अब अकेले काम करने में उसे दिक्कत नहीं आती और अब वो अपने ढाबे को बिल्कुल ईमानदारी से चलाने लगती है। और तो और अब उसका ढाबा इतना अच्छा चलने लगा था कि अब उसका ढाबा एक पन्नी वाला नहीं बल्कि अच्छा खासा ईंट पत्थर वाला टेबल कुर्सियों वाला ढाबा बन चुका था। नीलगंज गांव में प्रदीप अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहा करता था। प्रदीप के पास एक घोड़ा था जिस पर वो गांव के बच्चों को घुमाता था और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिलते थे। एक रोज प्रदीप सुबह सुबह काम पर निकल रहा था कि तभी उसकी पत्नी सोनाली उससे बोली, घर में राशन पानी खत्म होने वाला है, शाम को घर आते वक्त ले आना। ईश्वर से प्रार्थना करना सोनाली कि आज कोई अच्छी सवारी मुझे मिल जाए ताकि मेरी कमाई ठीक ठाक हो सके। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस घोड़े को बेचकर आप दूसरा काम शुरू कर दीजिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सोनाली? ये मेरे माता पिता की आखिरी निशानी है। अरे अब ऐसी निशानी का भी क्या फायदा जिससे हमारे भूखे मरने तक की नौबत आ जाए। क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, जो किस्मत में लिखा होगा वही मिलेगा। ये कहकर प्रदीप अपना घोड़ा लेकर चला गया। रास्ते में उसे राजू मिला। अरे प्रदीप भाई, मुखिया जी ने आपको बुलाया। प्रदीप मुखिया के घर पहुंचा। तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, अब तुम मुझे वो कर्ज लौटाओगे, समझे? लेकिन उन्होंने अपना खेत भी तो आपके पास गिरवी रखा था। उस बंजर जमीन का मैं क्या करूंगा भाई? तुम मुझे मेरे पैसे लौटाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा ये घोड़ा अपने पास रख लूंगा, समझे? प्रदीप वहाँ से दुखी होकर चला गया। तभी मुखिया के पास गांव का सेठ आया। काम हो गया क्या मुखिया जी? समझो हो ही गया सेठ जी। शाबाश, आप नहीं जानते बाजार में उस घोड़े की कीमत कितनी है? सेठ जी, आपके कहने पर मैंने उसे धमकी तो दे दी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो 1 महीने में मेरे पैसे लौटा दे और फिर मुझे उसको वो उपजाऊ खेत भी लौटाना पड़े जिससे मैं लाखों कमाता हूँ। अरे वो गरीब 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाएगा? उसके यहाँ तो कभी कभी खाने तक के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उधर प्रदीप उदास होकर घर चला जाता है। कुछ देर बाद उसका एक दोस्त उसके घर आता है। क्या बात है प्रदीप, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? प्रदीप सोनाली और रंजन को सारी बात बताता है। देख प्रदीप, अब घोड़े की इस गांव में ज्यादा जरूरत नहीं है।
तुम मेरी मानो तो मेरे साथ मेरे ढाबे पर काम करो। नहीं रंजन, मैं अपने घोड़े के पेशे को नहीं छोड़ूंगा। ये काम मेरे पूर्वजों से चला आ रहा है और मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर वो काम कर गई तो मैं उस मुखिया के पैसे लौटा दूंगा और उससे अपनी जमीन भी छुड़वा लूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे जी? प्रदीप मुस्कुराया और जंगल से लकड़ियां लेने चला गया। फिर ढेर सारी लकड़ियां काट कर घर ले आया। फिर 3 दिन के अंदर ही दिन रात मेहनत कर प्रदीप ने लकड़ियों का एक सुंदर सा बड़ा टांगे का बॉक्स बना लिया। अब हमारी घोड़ा गाड़ी तैयार है। अब कमी है तो बस रसोई की। वाह, कितना सुंदर लग रहा है ये। लेकिन रसोई की कमी मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि अब हम इसे एक चलती फिरती घोड़ा गाड़ी रसोई बनाएंगे। देखो भाई, आजकल आधुनिक जमाना है और लोग हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसमें राशन भरवा सकूं। फिर मेरा ये काम सफल कैसे होगा? अब आप बहुत थक गए हैं जी। चलिए चलकर अब सो जाइए। कल सुबह देखेंगे कि आगे क्या करना है। वो दोनों खाना खाकर सो गए, लेकिन अगली सुबह जब उठे तो उन्हें बाहर से खाने की बहुत अच्छी महक आ रही थी। वो दोनों बाहर आए तो वो खुशबू घोड़ा गाड़ी में से आ रही थी। वो सीढ़ियां चढ़कर उस घोड़ा गाड़ी के अंदर गए तो उसकी रसोई में तरह तरह के पकवान बने हुए थे। ये जादू देख वो हैरान थे। तभी किसी की आवाज आई। घबराओ मत प्रदीप, ये जादू मैंने किया है। कई साल पहले मुझे एक वरदान मिला था जिससे मैं किसी भी तरह की कोई एक ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कल रात मैंने तुम्हारी बातें सुनी। तुम घोड़ा गाड़ी रसोई के नाम से कुछ कमाई करना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई रसोई दी है। अब इस रसोई में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और तुम जो जितना जितना इस रसोई से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम दोनों जाओ और इस व्यापार से खूब लाभ कमाओ। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। लोग आकर्षित हुए और खाने की खुशबू से उसमें खिंचे चले आए। देखते ही देखते घोड़ा गाड़ी में लगी कुर्सियां भर गईं। सोनाली और प्रदीप झट से रसोई में से खाना लाकर लोगों को परोसते हैं, जिससे उन्हें खूब कमाई होती है। भाई वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है भाई, है मजा ही आ गया भाई। कुछ ही दिनों में उससे अच्छी खासी कमाई होने लगी। आपने तो सचमुच कमाल कर दिया जी। ऐसे ही उन्हें महीना पूरा होने वाला था और वो अपने पिता का कर्ज उतारने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ पैसे लेकर मुखिया के पास पहुंचा, जहां सेठ भी मौजूद था। जैसे ही वो प्रदीप पैसे लौटाने आए, आप उसकी घोड़ा गाड़ी रसोई छीन लेना, फिर वो मुझे दे देना। आपको उसके दुगने दाम दूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। ये लो तुम्हारे पैसे और मेरे पिता की जमीन मुझे वापस लौटाओ। प्रदीप का ये रूप देख मुखिया और सेठ जी घबरा गए और उन्होंने उसकी जमीन के कागज उन्हें लौटा दिए। अब प्रदीप खुशी खुशी सोनाली और गांव वालों के साथ जमीन के वो पेपर लेकर लौट गया।